नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका TCS पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार का। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में DPSP पढ़ रहे थे और DPSP में हम लोगों ने सोशलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया था, कुछ उसके पॉइंट्स बता दिए थे। आज हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा सिद्धांत है, दैट इज़ गांधीयन। गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत गांधीयन सिद्धांत मैंने आपसे बताया था। गांधी को अगर आप पढ़ेंगे तो ही वॉज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है। तो बहुत सारे वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे रहते थे। जैसे आप देखते होंगे कि खादी का प्रमोट करना, विलेज इंडस्ट्री होना, ठीक है, विलेज की सैनिटेशन मतलब सफाई के बारे में हमेशा उनका प्रयास रहता था, ठीक है। अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चलता है इन द नेम ऑफ गांधी जी। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर। तो इस तरीके से गांधी जी का ये सब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क था। तो इनके जो सिद्धांत होंगे वो भी इन्हीं से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या गांधी जी ने कहा था। सबसे पहली बात, गांधी जी ने आर्टिकल 40 जो मेंशन किया गया उनके प्रिंसिपल में, कहा गया ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का प्रावधान किस में है, ठीक है। तो विलेज पंचायत का जो गठन करना और उसे प्रॉपर शक्तियाँ देना, पावर देना कि वो खुद का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो ये इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 40। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक एनी एग्जामिनेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन लव गांधी जी, यू कैन हेट गांधी जी, बट यू कैन नेवर इग्नोर गांधी जी। सो गांधी जी हैं तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। आर्टिकल 43 क्या कहता है? इट प्रमोट्स कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब सूती वस्त्र उद्योग। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आर्टिकल 43 आपने वहाँ पे भी डिस्कस किया था और आर्टिकल 43 यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हो आप। तो भाई ठीक है, आर्टिकल 43 वहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल को डील कर रहा था और आर्टिकल 43 यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल को डील कर रहा है। और आर्टिकल 43 को पूरा पढ़ना है तो आप इसको और उसको साथ में कंबाइन कर देंगे तो दिस इज़ कंप्लीट आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 इसमें कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग की बात यहाँ पे की गई है, ग्राम पंचायत की 40 में की गई है। आर्टिकल 43 कैपिटल बी, कैपिटल बी याद आया, एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 43 के बी में क्या कहा गया है कि प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। केवल समझना बस इतना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की बात की गई है आर्टिकल 43 के बी में, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है? प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें खुद से ही रिलेट हो जाएंगी ना। उन्होंने इन सारे वर्ग का सिचुएशन जानने के लिए पूरा भारत भ्रमण किया था, ठीक है। कोऑपरेशन पे बहुत जोर दिया करते थे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे ही, ठीक है। वो 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे। तो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है वो जो 3rd टायर होगा दैट इज़ विलेज पंचायत। तो ऑल दैट गांधी जी के प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है। तो 46 SC ST या वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कानून हो कि उनका एजुकेशन बढ़े, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़े और उनका शोषण ना हो। तो ये सारी बात आर्टिकल 46 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 47 कहता है कि प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है, दारू शराब, ठीक है, इन सब चीज़ों पे वो प्रतिबंध चाहते थे, विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। स्टिल गवर्नमेंट आर डूइंग, लेकिन बट जो खाने वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू मस्ट सी, आपके आसपास अगर सिगरेट का डिब्बा है तो सिगरेट के डिब्बे में जितना बड़ा से सिगरेट नहीं लिखा रहता है उससे ज़्यादा 70 to 80% उसका एडवर्टीजमेंट लिखा होता है क्या नुकसान होगा। बट पीपल आर टेकिंग, ठीक है, पीपल लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन। बाय द वे, आर्टिकल 47, आर्टिकल 46 आपने पढ़ लिया। आर्टिकल 47 में इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स का बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 48 में कहा गया स्लॉटर ऑफ काऊ, ठीक है। ये जो काउज यहाँ पे हम सीधे सीधे बात करें मिल्च एनिमल, तो ऐसे सारे एनिमल जो हमें दूध देते हैं, जिनके मिल्क को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उनकी हत्या ना हो, उन प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आर्टिकल 48 कहता है, राइट। तो दिस इज़ गांधीयन प्रिंसिपल एंड नाउ गांधीयन प्रिंसिपल कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लोग लिबरल प्रिंसिपल्स में आते हैं।
लिबरल प्रिंसिपल का मतलब है कि ऐसे सारे प्रिंसिपल जो सोशल नहीं थे, गांधीयन नहीं थे, बल्कि हम लोगों ने दूसरों जगह दूसरे देश के संविधान से देखा अच्छी बातें हैं एंड वी इंक्लूडेड इट। तो मैंने कहा कि ये आइडियोलॉजीज़ बेस्ड हैं, आपको मैंने बता ही दिया था। क्या क्या पॉइंट्स हैं हम आपको ये समझाते हैं। आर्टिकल 44 कहा गया यूनियन सिविल कोड। समझने की कोशिश करिए। जैसे आज भी, हम तो तब की बात कर रहे हैं जब संविधान बना, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो लाइक हिंदू एंड मुस्लिम में देखिए तो मुस्लिम का अपना शरीयत लॉ वो लोग यूज़ करते हैं। ट्रिपल तलाक उनके कम्युनिटी में यूज़ होता है, हम लोग की कम्युनिटी में यूज़ नहीं होता। तो अगर आप देखें तो सिविल जो कोड्स हैं, सिविल जो एटिक्विटीज़ हैं, सिविल जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो डिफरेंट हैं, वो अलग फॉलो करते हैं, हम अलग फॉलो करते हैं। इन द सेम स्फेयर अलग जो रिलीजन है वो अलग फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि भारत में कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, एक कोई नियम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पेनल कोड एक है। पेनल कोड मतलब दंड संहिता एक है। अगर कोई दंड होगा तो दिस इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। पेनल कोड एक है, वो यूनिफॉर्म्ड है। लेकिन हमारे यहाँ सिविल कोड यूनिफॉर्म नहीं है। रीज़न थे उसके, हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, उस समय लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे फ्यूचर प्लानिंग में रखा गया कि वंस देयर विल बी अ टाइम when everybody will be educated, they will try to understand the country needs one civil code, ठीक है। on that sphere of time we will do it and gradually the government is trying, ठीक है। बट अब दिक्कतें हैं कुछ, तो ये कोशिश की गई थी कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता की बात होगी। आर्टिकल 44 ये कहता है। अब देखें 4 दोनों इक्वल हैं, तो एक बराबर का कानून, जस्ट जोकिंग, आप याद कर सकते हैं ऐसे। आर्टिकल 55 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी इस पे डिस्कशन हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में भी किया था, लास्ट वाले लेक्चर में, आज फिर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 45 क्या कहता है, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या था आर्टिकल 45, तो उसके अंतर्गत संविधान बनाने वालों ने कहा कि हम जो है वो एजुकेशन का प्रावधान करेंगे। 1 से लेकर के 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे, हम उन्हें शिक्षा के लिए प्रावधान करेंगे, आज नहीं तो कल जब भी हम सक्षम होंगे, राइट। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने आर्टिकल 45 में जो 1 से 14 वर्ष तक मेंशन था, वहाँ से 6 से 14 वर्ष तक को हटा दिया, और 6 से 14 वर्ष तक को हटा करके हम ले आए और 21 के का में रख दिए, 21 के ए में रख दिए। तो अब 6 से 14 वर्ष तक तो फंडामेंटल राइट्स बन गया 21 के ए में, कैपिटल ए में। लेकिन जो 0 to 6 था वो रह गया कहाँ पे, आर्टिकल 45 में। तो इसी को कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड। तो 0 to 6 जो है वो अब बचा हुआ है आर्टिकल 45 में, जो सरकार कोशिश करेगी क्या देने का, कि एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड का दिया जाए। आई होप समझ गए होंगे आप। आर्टिकल 45 के बाद आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। देखिए याद करिए, एग्रीकल्चर इज इंडियन कॉन्सेप्ट ना, हम पहले से भी एग्रीकल्चर करते, बट ऑन द बेस ऑफ टेक्निक्स। तो टेक्निक्स वी हैव सीन इट इन फॉरेन कंट्रीज, तो वी टुक इट कि हम भविष्य में जब सक्षम होंगे तो हम अपने यहाँ का जो कृषि होगा इट विल बी ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड। तो ये हमारा प्लानिंग है। आर्टिकल 48 कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कैसे मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे की जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द लिबरल कॉन्सेप्ट। मैं बार बार लिबरल, गांधीयन एंड सोशलिस्ट का बात कर रहा हूँ। समटाइम्स आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज़ सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट, गांधीयन प्रिंसिपल, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। ऐतिहासिक इमारतें जो होनी चाहिए, जो स्मारक होने चाहिए, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिए गए, ऐसी सारी बिल्डिंगों की सुरक्षा। आर्टिकल 49 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ताजमहल के आसपास के इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा दिया गया। रीज़न क्या था, वो ब्लैक हो रहा था वाइट से, मतलब उस पर असर पड़ रहा था कुछ, तो इस वजह से हमें उसकी रक्षा करनी है। एंड दिस इज़ मेंशन इन आर्टिकल 49। मेनी अ टाइम इन शॉर्ट इन लाइक average examination, I talk about SSC examination, it has been asked many a time, and in UPSC and UPSSC and state exams it has been asked, but in the statement।
तो आर्टिकल 49 क्या कहता है कि स्मारक की रक्षा करेंगे, इमारतों की रक्षा करेंगे, जो राष्ट्रीय इमारतें हैं उनकी रक्षा करेंगे। आर्टिकल 50 डील्स विद, कहा जाता है सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे यूपी एमपी बिल्कुल नहीं है, स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में था और उसी का डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी है। तो कहा गया है जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, जो है भी। तो जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इट इज़ मेंशन आर्टिकल 50। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी, आर्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं तो यू हैव टू रिवाइज, आपको बार बार रिवाइज करना है, यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। आप इनको याद करने बैठेंगे यू विल फॉरगेट इट, गो थ्रू, डिस्कस, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन रिमेंबर इट। आर्टिकल 51 क्या कहता है, मेनी अ टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड, कहा गया है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद नेशंस, ठीक है। आजकल का वर्तमान मुद्दा भी चल रहा है, हालांकि चाइना ऐसा नहीं करता, इन सब बात को नहीं मानता कि हम इंटरनेशनल पीस बनाएंगे, लेकिन वी आर इंडिया और हम लोग इस सब बातों पे ध्यान देते हैं। तो कहा गया है आर्टिकल 51 में, वी विल ट्राई टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी शांति होगी उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे और अच्छे रिलेशन रखेंगे किससे, अपने पड़ोसी देशों से, ठीक है। फॉस्टर, हमारे तो दो पड़ोसी हैं, चाइना पाकिस्तान, दोनों के बारे में आप जानते ही हैं, बाकी मैं क्या कहूँ। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, मैंने कहा कि चाइना नहीं करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑब्लिगेशंस की रक्षा, बट इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन गिवन कि हम दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं उनकी जो प्रतिबद्धता है, ऑब्लिगेशंस हैं, उनका पालन करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे जो डिस्प्यूट्स होंगे ना इंटरनेशनल, उसे हम सेटल करेंगे कैसे, बाई आर्बिट्रेशन, बातचीत से, जो यूएन बना हुआ है या जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ के माध्यम से या बातचीत करके उसे हम मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त करेंगे। सो दिस इज़ कंप्लीट स्टोरी अबाउट 3 प्रिंसिपल्स। आई होप आपको जो भी नहीं समझ में आता उसे रिवाइज करिए, फिर कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प द बेस्ट वे आई कैन। अब यहाँ से हमारे आर्टिकल्स तो ख़त्म हो जाते हैं, बट वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर दी हैं, सोशलिस्ट में क्या क्या है, गांधीयन में क्या क्या है, लिबरल में क्या क्या है, ठीक है। पॉइंट्स आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे कुछ ऐसे DPSPs हैं जो अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, जो मैं कैपिटल ए कर रहा था अभी उन चीज़ों पर डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिस्ट है कि आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान कहते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंज एक साथ हुए थे। तो इसके माध्यम से कुछ चीज़ें जोड़ी गई, एग्जैक्टली 4 थिंग्स आर एडेड, 4 चीज़ें जोड़ी गई। नंबर 1 आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A ऐड हुआ था कहाँ पे, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। आर्टिकल 39A ऐड हुआ था, 39A किस में है, इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, अभी हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, तो इट इज़ ऑल्सो अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आर्टिकल 43 का क्या कहा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, अभी मैं बता रहा था, ये भी चीज़ सोशलिस्ट है, ये एडेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मिस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, ध्यान रखिए आर्टिकल 48 का ए, इट इज़ एडेड बाई आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 48 के ए में क्या मेंशन है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 48 के ए में गिवन है, एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप सारे लोग जानते हैं कि एक नई DPSP आर्टिकल 38 वाज एडेड। अब यहाँ पे आर्टिकल 38 को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो आर्टिकल 38 में 2 बातें थी, एक तो पहली वाली और एक दूसरी वाली जो थी, अगर आप पीछे जाके पढ़िएगा तो वहाँ कहा गया है मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आर्टिकल 38 जब आप पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 38 यहाँ पे था, ये जहाँ पे 2 बातें गिवन है, एक तो क्या कहा गया है कि सिक्योर करेंगे सोशल जस्टिस, और दूसरा कहा गया है मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसको ऐड किया गया था, ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसको ऐड किया गया था सेकेंड पॉइंट को, दिस वाज द सेकेंड पॉइंट वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978,
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड, सेकंड पॉइंट वाज एडेड इन आर्टिकल 38। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर चुका हूँ। 45 को हमने बदला था 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान ले आए, यहाँ पे 0 से 6 बचा। अब आपको समझ में आता है, अब आप बड़े हो चुके हैं और आपको पॉलिटी में चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि एक नया DPSP ऐड हुआ है, दैट इज़ नेम्ड एज 43 का बी, कैपिटल बी। और ये कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड हुआ? 97th अमेंडमेंट 2011 में, 97। और किससे रिलेटेड है? ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, बस मैं ये बता रहा हूँ कब ऐड हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए, यू विल रिवाइज 1 और 2 ट्वाइस, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे आर्टिकल हैं, आपको पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर। कहा गया है कि डायरेक्टिव्स हैं DPSP में जो सरकार के लिए हैं, लेकिन DPSP को छोड़ करके भाग 4 को छोड़ करके भी कुछ निर्देश हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्टिव्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन लाइक भाग पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 350 का 350A, इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट जो है प्रोवाइड करेगा किसके बारे में? मदर टंग में प्राइमरी स्टेज, मतलब जो प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन होगी वो किस में? मदर टंग में। जो माइनॉरिटी एरियाज़ होंगे वो अगर वो उनको संथाली हैं उनकी अलग भाषा है, बोडो हैं उनकी अलग भाषा है, गारो खासी जयंतियाँ उनकी अलग अगर है तो उन्हें उन्हीं की भाषा में प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 350 कहता है, 350A, कैपिटल ए। आर्टिकल 351 क्या कहता है कि यूनियन को ये अधिकार देता है कि प्रमोट करना है हिंदी लैंग्वेज को धीरे धीरे प्रमोट किया जाए ताकि आगे चल के हम इसे क्या बना सकें? इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, ताकि हम इसको भी राष्ट्रीय भाषा आगे चल के बना सकें, मेन मुद्दा यही है। तो आर्टिकल 351 भी कहता है, निर्देश देता है कि हर जगह हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आर्टिकल 351 जो है इसमें कहा गया है कि स्टेट विल ट्राई टू प्रमोट हिंदी सो दैट एवरीबडी कैन कम्युनिकेट इन हिंदी और आगे चल के हम उसे अपनी भाषा भी बना सकें। आर्टिकल 335 कहता है कि SC/ST शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा कि SC/ST का ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन को ध्यान में देखते हुए, मतलब ऐसा ध्यान नहीं दिया जाए जिससे कि प्रशासन ना हो पाए। इसका मैटर ये दिया गया है कि उन्हें जो सर्विस में अपॉइंटमेंट देना है, पोस्ट में रिजर्वेशन करके अपॉइंटमेंट देना है, उन पर ज़रूर ध्यान दिया जाए, बट डू केयर कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो ये 3 ऐसे निर्देश हैं जो सरकार के लिए तो हैं बट दे आर नॉट मेंशन्ड इन DPSP। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट विच हैज़ नॉट बीन गिवन इन आर्टिकल 36 to 51 और इन पार्ट 4। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, आप चाहें तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं कुछ हिंदी बोल देता हूँ, कुछ इंग्लिश बोल देता हूँ ना, तो आई ट्राई टू मेंटेन इट कि इंग्लिश वालों को भी समझ में आए और हिंदी वालों को भी समझ में आए। अगर दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब एक अलग टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको काउंट कर देता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, और जबकि DPSP है वो किसकी? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करने की बात DPSP करता है और पॉलिटिकल वेलफेयर को प्रमोट करने की बात फंडामेंटल राइट करता है। प्लीज़ ये शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये फंडामेंटल राइट इधर का है और DPSP इधर का है, क्रॉस कर लीजिए। अब उसके बाद DPSP और फंडामेंटल राइट में ये बात क्लियर हो गई, फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड DPSP जो है सोशल एंड इकोनॉमिकल। अब फंडामेंटल जो है वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ दिया स्टेट सेल नॉट,
प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट पे, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव। लेकिन डीपीएसपी में क्या किया, स्टेट शैल, स्टेट शैल, स्टेट शैल, राइट, तो स्टेट को करना चाहिए, दिस इज द मोरल ऑब्लिगेशन, एंड डीपीएसपी आर पॉजिटिव एंड फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। क्लियर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है, मैं आपको बता चुका हूँ, और डीपीएसपी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकता और कोर्ट में जा सकता है, राइट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े रहे हैं कि कौन बड़ा है, फंडामेंटल राइट्स बड़ा है और डीपीएसपी बड़ा है। तो कुछ केसेस हैं, हम इनसे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला केस जो है वो 1951 में हुआ, चमकम दोराईराजन केस 1951 में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मान लीजिए डीपीएसपी को प्रयोग करने के लिए, डीपीएसपी का पालन करने के लिए अगर कोई नीति बनाई जाए और वो फंडामेंटल राइट के लिए वैलिड ना हो, फंडामेंटल राइट को का वायलेशन कर रही हो, तो क्या माना जाएगा कि डीपीएसपी मान्य होगी या फंडामेंटल राइट मान्य होगा। तो यहाँ पे साफ साफ एक निर्णय दे दिया गया कि भैया फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से बड़ा है, कि अगर कोई भी डीपीएसपी का नियम होगा जो उसके तहत बनेगा और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी आधार पर 2 केसेस को ख़त्म भी कर दिया गया था, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट एंड प्रिवी पर्स एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था कि फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये नियम जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा था, तो कहा गया कि अगर कोई भी डीपीएसपी को पूरा करने के लिए नियम बनेगा और वो फंडामेंटल राइट के लिए ठीक नहीं होगा तो उसे ख़त्म होना पड़ेगा, उसे समाप्त होना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डीपीएसपी। नाउ बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर 20 साल बाद एक और बात आई, और जिसमें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट है और उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन, 25th अमेंडमेंट हुआ 1971 में, और उसमें इंदिरा गांधी जी ने एक नया आर्टिकल जोड़ा 31 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 31 का सी ऐड किया गया, और उस 31 के सी को ऐड करके उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल है 39 का बी, देखिए स्मॉल है, ये सब एडिड नहीं है, शुरू के हैं। आर्टिकल 39 का जो बी है स्मॉल, और जो आर्टिकल 39 का सी है, ये जो 2 आर्टिकल हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन आर्टिकल 49, 59 एंड 31। मतलब मैं फिर से समझाता हूँ, 25वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके कहा, एक नया अनुच्छेद जोड़ा आर्टिकल 31 का सी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 39 का बी है, आर्टिकल 39 का सी है, वो बड़े होंगे, सुपीरियर होंगे, किससे, मौलिक अधिकार से, और वो भी सारे मौलिक अधिकार से नहीं, 3 मौलिक अधिकार से, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31। बाकी सबको छोड़ करके हर जगह फंडामेंटल राइट बड़े होंगे और डीपीएसपी छोटे होंगे। लेकिन ये 2 डीपीएसपी 39 का बी और 39 का सी, ये 14, 19 और 31 से बड़े माने जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर 31 का है लिख रखे हो, ये तो हट गया है। तो भाई हटेगा 1978 में ना, अभी तो ये बात 71 की हो रही है। तो ये तीनों जो है डीपीएसपी से छोटे हैं और बाकी सब डीपीएसपी से बड़े हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि आर्टिकल 30C में फर्दर स्टेट्स, उसमें एक और बात कही गई कि 39B एंड 39C कैन नॉट बी क्वेश्चन इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। 2 बातें कही गई, एक तो ये 14, 19 और 31 से बड़े होंगे, दूसरा कहा गया इनसे संबंधित जो भी मामला होगा दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, उन्हें कोर्ट भी नहीं ले जाया जाएगा। राइट, समझ में आया? कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो डू टेल मी, आई कैन एक्सप्लेन इट वंस अगेन। केशवानंद भारती में क्या हो रहा है, अब इसके बाद एक नया केस आता है केशवानंद भारती 1973, 2 साल बाद 25वें संविधान संशोधन को चैलेंज कर दिया गया केशवानंद भारती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ 39 का सी है, 2 पार्ट था, पहला कहा था कि ये बड़े होंगे डीपीएसपी, मतलब 2 डीपीएसपी जो होंगे वो 3 फंडामेंटल राइट से बड़े होंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि इसे कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। तो केशवानंद भारती केस में कहा कि जो पहला वाला है वो तो वैलिड है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है, मतलब कोर्ट में जा सकता है, इट इज़ मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जब यहाँ पे भी बात बनी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की ही सरकार थी एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 में फिर एक अमेंडमेंट कर दिया गया,
और इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 31C को अमेंड कर दिया गया और कह दिया गया कि जितने भी DPSP हैं वो 14, 13 एंड 31st आर्टिकल से बड़े हैं। मतलब ऑल द DPSPs आर बिगर देन या स्ट्रॉन्गर देन या मोर इम्पॉर्टेंट देन, जो भी आप कर पाइए, वो इन तीनों आर्टिकल से बड़े हैं। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और केस हुआ है एंड द फाइनल केस, मिनर्वा मिल केस 1980। अब यहाँ तक 78 में आर्टिकल 31 भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, मिनर्वा मिल केस 1980 में क्या हुआ है, SC सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन द चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय 40, जो 42nd अमेंडमेंट में कहा था उन्होंने कि सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो 19, 14 और 31 से बड़े हैं, उसको समाप्त कर दिया ऑर्डर। अब जब उसको समाप्त कर दिया तो बचेगा कौन सा, पहले वाला। ठीक है, अब पहले वाले में जो क्या था कि आर्टिकल 39 का B और 39 का C जो होगा वो 14, 19 और 31 से बड़ा होगा, लेकिन 31 तो हट गया है। तो इसलिए वर्तमान में जो सिचुएशन है ये है कि जो DPSP है 39B और 39C का, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैट 14 और 19। इसका मतलब ये हुआ कि अगर DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनता है, ठीक है, जो 39B और 39C में है, तो अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को उनका वायलेशन भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मान्य होगा, क्योंकि बड़े कौन हैं, 39B और 39C। राइट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आप इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस सीक्वेंस और कभी आपसे चीज़ें गलत नहीं होगी। इसको ज़रूर याद रखिएगा प्रेजेंट में क्या बात है। ठीक है, तो यहीं पे हमारी बात ख़त्म होती है और हम लोगों ने DPSP को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आई होप गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, यू विल फाइंड नो डिफ़िकल्टी, एंड इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इफ़ यू लव दिस, इफ़ यू लाइक आवर लेक्चर्स, ठीक है, तो डू शेयर इट, डू कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करने से ये पता लगता है कि मुझे सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, और थोड़ा सा उत्साहवर्धन भी हो जाता है, सो दिस हेल्प्स। ठीक है, हम लोग मेहनत करके बनाते हैं, ऐसा मजाक नहीं है, इतना जल्दी भी नहीं बन जाता। राइट, तो वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वंस अगेन।